हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने कर लिया थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी हम थोड़ा डीप में जाना स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू द मुगल एम्परर्स डिक्लाइन। सो द ओवरव्यू ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का ओवरव्यू हमने बात करी थी कि सबसे पहले जो मुगल एम्पायर जो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट किया था वो किसने किया था? दैट वाज बाबर एंड आफ्टर बाबर इट वाज हुमायूं। बाबर 1483 से लेके 1530 तक इन्होंने राज किया। हुमायूं ने 1502 से लेके 1556 तक राज किया। अकबर ने 1542 से लेके 1605 तक राज किया। और इसके बाद आए जहांगीर जिन्होंने 1569 से लेके 1627 तक। आफ्टर दैट शाहजहां को बंदी बनाया औरंगजेब ने इनको बंदी बनाया और उन्हीं की कैप्टिविटी में इनकी डेथ हो गई। और औरंगजेब जो कि 1618 से लेके 1707 तक जिन्होंने राज किया 1707 तक, 1707 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। ये लिखा हुआ है द मुगल एम्पायर फेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ड्यूरिंग द लेट 17th। इनकी डेथ की वजह से एंड 18th सेंचुरी, क्योंकि ये लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। एंड जब इनकी डेथ हुई आफ्टर दैट हमने बात करी थी बहादुर शाह फर्स्ट की। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांगीर शाह आए, उसके बाद फारूक सियार आया, है ना। फारूक सियार के बाद आपके सैयद ब्रदर्स के साथ मिलके सैयद ब्रदर्स ने के जो कि किंग मेकर्स थे उन्होंने भी 2-3 राजाओं को बिठाया। उसके बाद में और भी मुगल राजा आए, लेकिन जो जितनी पावरफुल लीडर ये थे उतने पावरफुल वो नहीं बन पाए। तो जो जब डिक्लाइन होने लगा, सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ने लगी। अब क्या होता है जब आप बहुत सारी जंग लड़ते हो तो वहां पर क्या होता है, पैसे खर्च होते हैं। तो मुगलों ने इतनी जंग लड़ी थी मराठाओं से, तो उनके पैसे खर्च हो रहे थे। तो जो सैनिक थे अब वो क्या हो रहे थे, उनका मोराल डाउन हो रहा था और उनका जो वेजेस थे वो भी कम होते चले गए। तो उन्होंने क्या करा, जब किसी की तनख्वाह कम हो जाती है तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। आज के टाइम पे भी अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी इतनी नहीं है जितनी उसे लगती है होनी चाहिए, तो वो क्या करता है, दूसरे लोगों को ढूंढता है। तो जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उनमें इन्होंने क्या करा कि जहां पर इन्हें बेनिफिट था उस तरफ ये मुड़ गए, है ना। चूज टू सर्व इमर्जिंग रीजनल पावर्स। तो इससे भी मुगल जो आर्मी थी वो कमजोर होने लगी। एंड मराठाओं ने अपनी एक क्या करा, अपना पैदल सल्तनत बनाना स्टार्ट कर दी। बंगाल में भी जो नोबल्स थे उन्होंने अपने आप को क्या करा, सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया मुगल एम्पायर से। दक्कन में भी निजाम उल मुल्क, है ना, जो आसफ जाह फर्स्ट थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। बट बेसिकली उन्होंने किसी पेपर के ऊपर ये नहीं कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, बट ऑलमोस्ट दे वर इंडिपेंडेंटली रूलिंग डेक्कन। सो द राइज ऑफ निजाम, कि निजाम का राइज कैसे हुआ। 1724 से लेके 1749 तक इन्होंने एक बहुत अच्छा राज किया डेक्कन पर, और वहां पर इन्होंने अच्छा एस्टेब्लिशमेंट रखा। तो फारूक सियार ने क्या करा था, औरंगजेब के जो जनरल थे, टॉप जनरल, उनको रिटायरमेंट से बाहर लाने के लिए क्या करा था, कन्विंस करा था, है ना। आफ्टर दैट फारूक सियार को क्या किया गया, फारूक सियार को जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स ने मिलकर फारूक सियार को क्या करा, पहले कैप्टिवेट किया एंड आफ्टर दैट मार दिया। तो विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ इन्होंने ऐसा काम किया था, है ना। तो मराठा का एक मेजर रोल रहा है मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने में, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स कौन थे? सैयद ब्रदर इन 1790 दे वाज लाइक किंग मेकर्स। तो इन्होंने दो और राजाओं को कुछ समय के लिए गद्दी पर बिठाया, रफीउद्दौला और रफीउद्दजरत, ठीक है। रफीउद्दौला को हम शाहजहां सेकेंड भी बोलते हैं। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इन 1719, इन 1719 एक और राजा निकल कर आते हैं इसी के मुगल एम्पायर के अंदर, दैट वाज मोहम्मद शाह रंगीला। इन 1719 टू लेके 48 तक इन्होंने राज करा। इन्होंने भी एक लंबा राज करा और ये हारे थे इन्वेडर्स जो आए थे, नादर शाह जो आया, उन्होंने इनको हराया था। तो ओके, निजाम उल मुल्क जो कि आसफ जाह फर्स्ट हैं, उनको प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म का क्या मिला, टाइटल मिला, है ना। फारूक सियार ने इन्हें निकलवाया था रिटायरमेंट से। एंड
मोहम्मद शाह रंगीला ने विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क के साथ मिलकर इन्होंने सैयद ब्रदर्स की क्या करी, हत्या करवाई, है ना, इनको मरवाया, क्योंकि इसको समझ में आ गया था कि जब तक ये दोनों भाई बैठे रहेंगे तब तक राजगद्दी पे कोई भी एस्टैब्लिश लीडर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले इनको मरवाया उन्होंने। एंड इन 1721 निजाम उल मुल्क मेड ग्रैंड वजीर ऑफ द कोर्ट। अब उन्होंने क्या कोशिश करी, इन्होंने कोशिश करी ट्राइज टू रिफॉर्म द कोर्ट, करप्ट मुगल कोर्ट। ये कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे जो मुगल सल्तनत की पावर थी वो वापस आ जाए, बट जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, इनके कोर्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा वापस हो। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो निजाम उल मुल्क है वो आपकी गद्दी हथियाना चाहते हैं, तो इन्हें यहां से रवाना कर दीजिए, ठीक है। अब राइज ऑफ निजाम यहीं से स्टार्ट हुआ था कि फारूक सियार ने कन्विंस किया औरंगजेब के टॉप जनरल आसफ जहां और इनको रिटायरमेंट से निकलवाया। इनके साथ मिलकर क्या नाम है, मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद ब्रदर्स की भी हत्या कर दी और इन्हें ट्राई करा कोर्ट को रिफॉर्म करने का, बट ये नाकाम रहे। इनको बोल दिया गया आप अवध की तरफ चले जाइए, बट इन्होंने कुछ और स्टेप्स लिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल, बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था उस समय के लिए? Why Bengal was important? Because it was the trade center, वहां पे बहुत सारी ट्रेड हो रही थी, वहां की लैंड बहुत फर्टाइल थी और रूट्स, जो ट्रेड के रूट थे वो बहुत ज्यादा कैसे थे, बहुत अच्छे रूट्स थे ट्रेड के लिए। तो समवेयर बंगाल इज लाइक इकोनॉमिक पावर, वहां पे बहुत सारा बिजनेस हो रहा था, तो वहां से लोग हटना नहीं चाहते थे। अब इसी चीज का फायदा उठाना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत टाइम से चाह रही थी कि हमें बंगाल के अंदर किसी तरीके से ट्रेड करने के राइट्स मिल जाए। तो वो राइट्स कैसे मिले? जब फारूक सियार गद्दी पर बैठे हुए थे तो इनके पास जॉन सरमन की पूरी क्या हुई टीम आती है, और इस टाइम पर फारूक सियार क्या थे, थोड़े से बीमार थे। तो बीमार होने की वजह से जो जॉन सरमन के सर्जन थे विलियम हैमिल्टन, इन्होंने क्या करा 1715 के अंदर किसी तरीके से उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको क्योर कर दिया। तो खुश होकर फारूक सियार ने फरमान दे दिए, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्या मिला, ट्रेड करने का राइट मिल गया, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से ट्रेड करने, मतलब बहुत मोटा पैसा कमाने के लिए। ओके, 1717 में इनको फाइनल कंसेंट मिल गया, फरमान वगैरह मिल गए। 1715 में इनको ठीक किया था, 17 तक इनको खुश हो गए ये लोग और इनको फरमान मिल गया। अब मराठाओं का क्या रोल रहा था इनके डिक्लाइन में, वो मैंने बताया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स के क्या नाम है साथ मिलकर फारूक सियार के क्या करा, गद्दी को हटवाया था। इसके अलावा भी जो शिवाजी महाराज थे, ये भी एक बहुत अच्छे और ग्रेट लीडर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तो गोरिल्ला वॉरफेयर अपनाया था। देखो राजपूत जो थे, राजपूत वो मानते थे कि जो बैटल है, वॉर है, वो सम्मान के साथ लड़नी चाहिए। इस वजह से वो हमेशा तो व्यवहार नहीं करना, बहुत सारी ऐसी चीजों को अपनाते थे। बट उनकी बैटल्स को देखकर मराठाओं ने सीखा कि जो हमारा एनिमी है वो इन सब चीजों में नहीं मानता है, और जब एनिमी नहीं मान रहा है तो फिर हम अगर ये सब मानते रहेंगे तो हमारा डिक्लाइन होगा ही होगा। इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को भी अपनाया कि पहले वार करो और फिर वहां से भागो, जब एनिमी कमजोर हो वापस चले जाओ, वार करो और कैप्चर कर लो उस जगह को। तो ये जो नीति थी बहुत फायदेमंद रही मराठाओं के लिए, और मराठा बहुत ही पावरफुल होने लगे स्ट्रेटेजी की वजह से। द निजाम ऑफ हैदराबाद। अब निजाम उल मुल्क आसफ जहां फर्स्ट के जो पावर थी वो 1724 से लेके 1748 तक रही। 21 में इन्होंने ट्राई करा था किस चीज का, कोर्ट को रिफॉर्म करने का। अच्छा, 1715 में एक और चीज हुई थी। 1715 के अंदर जो बंदा सिंह बहादुर थे, उन्हें भी जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने कैप्चर कर लिया था और उनको फिर दिल्ली में क्या किया गया, एक्सिक्यूट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो निजाम जो 1721 में ट्राई कर रहे थे, है ना, वजीर बने थे तो ट्राई कर रहे थे कि कोर्ट वापस ठीक हो जाए, बट इनको क्या करा गया, इनको मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या ट्रांसफर दे दिया, है ना, अवध के लिए 1723 में। और
जब इन्हें ट्रांसफर मिला तो इनको एक चीज समझ में आ गई कि भाई साहब इसका इनके कोर्ट का कुछ नहीं होने वाला, कुछ हमें अच्छा कर लेना चाहिए अपने लिए। तो इन्होंने रिबेल करा, मतलब इनको ऑर्डर्स तो मिले थे भाई आप अवध चले जाइए, बट ये क्या चले गए, ये डेक्कन चले गए चुपचाप, किसी से ना बताए ये कहाँ चल, अवध जाना था इन्हें बट ये डेक्कन चले गए। डेक्कन में जाकर इनने एक वॉर लड़ी, बैटल ऑफ साकरखेड़ा, जो कि 1724 में हुई, बैटल ऑफ साकरखेड़ा, जिसके अंदर इन्होंने जो वहां पर राज कर रहे थे मुगल जो भी प्रतिनिधि थे मुगल के डेक्कन के अंदर, उनको हराया एंड ही टेक ओवर देयर। तो अब जब निजाम उल मुल्क हमने बात करी थी, ये औरंगजेब के टॉप जनरल रहे थे, तो इनकी वॉर की जो स्ट्रेटजी थी बहुत अच्छी थी, तो इनसे पंगा नहीं लेना चाहता था कोई भी, इसलिए जो मोहम्मद शाह रंगीला था उन्होंने बोला ठीक है आप राज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ मुगल सल्तनत के साथ ही है, बट ये इंडिपेंडेंटली राज कर रहे थे, ठीक है। सो द निजाम ओरिजिनली अपॉइंटेड एज गवर्नर बाय द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली embrace autonomy, ठीक है, उन्होंने ऑटोनॉमी ग्रेजुअली एम्ब्रेस करी धीरे धीरे ना। तो निजाम के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड बहुत अच्छा होने लगा इनके टाइम पर वहां पर, क्योंकि भाई अब देखो ये औरंगजेब के साथ रहे, इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो उन्होंने देखा इकोनॉमी को कैसे बरकरार रखना है, किस तरीके से क्या होता है, तो वो इन चीजों में अच्छे थे एज कम्पेयर टू जितने भी अब तक इनकम्पेटेंट लीडर हैं जितने भी, है ना, इनकॉम्पिटेंट, उन सब के कंपैरिजन में ये अच्छे थे, तो अच्छा खासा राज कर रहे थे वहां पे, है ना। तो हैदराबाद के अंदर इकोनॉमी थ्राइव करने लगी, अच्छी खासी होने लगी, एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल इंडियाज वेल्थ, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट था। अब निजाम का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो निजाम एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, है ना, इन्होंने ट्राई करा कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बने ताकि ये अच्छे से राज कर सके, ताकि जो भी समस्या इनके कोर्ट तक आए और फिर ये डेक्कन के अंदर उसको सुलझाए। बट क्या हुआ, जो बाजीराव थे, बाजीराव दिल्ली पर क्या करना चाहते थे, लड़ाई करना चाहते थे, दिल्ली को कैप्चर करना चाहते थे। उससे पहले ये निजाम के पास आए थे, तो बाजीराव और निजाम के बीच में एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पालखेड़, वहां पर ये निजाम को हरा देते हैं, और निजाम, अगर आपने बाजीराव पिक्चर देखे तो वहां पर वो एक सीन होता है बाजीराव और निजाम के बीच में कि वो बोलते हैं हम दिल्ली पर हमला करेंगे तब आपको चुप रहना है। तो बैटल ऑफ पालखेड़ हुआ, आफ्टर ये 1724 में आए डेक्कन के अंदर, और उसके 4 साल बाद आफ्टर 4 इयर्स ये जो वॉर होती, जो युद्ध होता है उसको हार जाता है। वैसे इतना बड़ा कुछ युद्ध था नहीं है, बट फिर भी निजाम हार जाते हैं आफ्टर 4 इयर्स, और बाजीराव इसको हरा देते हैं निजाम को इन बैटल ऑफ पालखेड़, ठीक है। तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज भी बनाई थी, रेवेन्यू रिफॉर्म किए, टैक्स इंसेंटिव्स को चेंज किया, है ना, एंड फॉस्टरिंग रिलीजियन टॉलरेंस, है ना, ये सारी चीजें इन्होंने करी। प्रोमोट स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी व्हाइल अट्रैक्टिंग मर्चेंट एंड स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट, ठीक है, मर्चेंट को और स्कॉलर्स को अपने कोर्ट में अट्रैक्ट करा। द मराठा एम्पायर, मराठाओं की अगर हम बात करें तो मराठा जो फैमिली ट्री है मराठाओं का वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा जाने माने राजा हैं मराठाओं में, दैट वाज शिवाजी राजे, है ना, शहाजी राजे, आफ्टर दैट छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको हम सब जानते हैं, ठीक है। तो शहाजी राजे के जो बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, छत्रपति संभाजी महाराज एंड छत्रपति राजा राम। तो ये 2 इनके बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। संभाजी आपने अभी छावा मूवी आई है उसके अंदर देखा, औरंगजेब से इनकी बैटल हुई जिसके अंदर औरंगजेब ने इनको मार दिया था। एंड इसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शाहू जो थे उनको मुगल्स ने कैप्चर कर रखा था, लेकिन जो बहादुर शाह फर्स्ट थे उन्होंने छोड़ दिया था शाहू जी महाराज को, ताकि एक पैरेलल सक्सेशन हो इन दोनों के बीच में, जो कि हुआ। बट मराठाओं में एक चीज बहुत अच्छी है कि इनके बीच की जो भी लड़ाई होती है वो इनके बीच ही रहती है, मतलब घर की लड़ाई घर में ही रहेगी एंड वो सॉर्ट आउट कर लेंगे अपना, बट मुगलों के साथ हाथ वगैरह नहीं मिलाते थे। तो एक्चुअली जो छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी तब भी ऐसा सक्सेशन का रहता था कि कौन लेगा गद्दी को, वो हर अगर देखा जाए तो राजमहल के अंदर, हर राजमहल के अंदर ऐसा होता है, या फिर राजा परिवार के अंदर ऐसा होता है,
ठीक है। तो ये शिवाजी महाराज की कुछ मोस्ट फेवरेट जो स्ट्रैटेजीज थी, लाइक कोरेला वॉरफेयर है ना, एंड रैपिड मोबिलाइजेशन है ना, घोड़े वगैरह का इस्तेमाल करते थे जिससे कि वो दुश्मन को क्या करते थे, हराने में उनको मदद मिलती थी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे शिवाजी महाराज, है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब शिवाजी सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे बट मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और उनकी जो स्वराज की मेंटेलिटी थी वो सिर्फ इनके अंदर नहीं थी, जितने भी मराठा थे उनके अंदर वो फैलती चली गई, जिसकी वजह से जो मुगल सल्तनत थी बहुत डिक्लाइन करी। एंड जी इंटर फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट शिवाजी, आफ्टर शिवाजी लड़ाइयां हुई है ना, डेथ हुई उनकी 1680 के अंदर। तो लड़ाइयां हुई कि कौन उसको ताज को पहनेगा, कौन छत्रपति बनेगा, या फिर कौन देश है ना छत्रपति बनेगा ताकि गद्दी संभाली जाए। तो थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते थे, सक्सेशन डिस्प्यूट्स होते थे, बट फिर भी इनका बढ़िया चलता रहा, जिसकी वजह से टेम्पररी ये एम्पायर वीक हुआ था। बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी इनमें उनको कोई फायदा नहीं मिला ज्यादा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, वही सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर किलिंग करी थी। एंड ठीक है, ये भी एक मतलब अच्छे लीडर थे बालाजी विश्वनाथ, जिनके बेटे थे बाजीराव जिन्होंने अभी क्या नाम है निजाम के साथ लड़ाई करी, इनके साथ युद्ध करा, जीता उस युद्ध को, उसके बाद दिल्ली के पास गए, दिल्ली में इन्होंने लड़े दिल्ली के अंदर, ठीक है। सो जो मराठा थे टुक ओवर मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड इन 1730s, है ना। इस एरिया को, इन एरिया को क्या करा था मराठाओं ने 1730 तक क्या करा था, कब्जा कर लिया था अच्छे से, और इन्होंने दिल्ली में 1737 में क्या करी, रेड करी, ठीक है। 58 तक आते आते दे हैड एक्सपेंडेड अप टू पेशावर, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान लाहौर के अंदर है, वहां तक इन्होंने कर लिया था, है ना। At their peak, they control the most of the subcontinent from Rajasthan and Punjab in the north to Bengal and Orissa in the east and Tanjore in the south, ठीक है। And by 1758 they had expanded up to Peshawar in जो कि in present time कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो इतना बड़ा इन्होंने establishment करा 1758 तक, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे 7 में मरे हैं, 51 इयर्स के अंदर मराठाओं ने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाते हुए मुगलों के खिलाफ, है ना, एक अच्छी लीडरशिप दिखाते हुए मुगलों के खिलाफ क्या करा, जीता, है ना। मिलिट्री को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो जीतते चले गए। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन में जा रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा है, कैसे, है ना। वो इकोनॉमिक लैंडस्केप, बंगाल के बारे में हमें पता ही, मुगल एम्पायर जो इंपॉर्टेंस बंगाल की थी, क्यों थी, क्योंकि उसके पास एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम था, फर्टाइल प्लेस थे, तो ट्रेड बहुत अच्छा, एक तो फर्टाइल है लैंड, तो फिर क्या होगा, अच्छी पैदावार होगी, और है ना रिवर वगैरह भी है, तो फिर ईजल, जो हमें पता ही है पुराने टाइम में क्या होता था, जहाँ पर रिवर होती थी वहां पर कॉलोनीज सेटल होती थी, जब कॉलोनीज है तभी तो ट्रेडिंग होगी, ठीक है। तो होता था, तो this agriculture wealth attracted traders and played a key role in the economy of this province, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम देखें, बंगाल के अंदर क्या हुआ, वो ड्यूटी से एग्जेम्प्ट हो गए, जो भी कर वगैरह था वो सब हो गया, क्योंकि इनको क्या मिला, दस्तक मिल गए, पासेस मिल गए। तो 3000 रुपए इनको एनुअली पे करने थे मुगल एम्पायर को, है ना, और ये ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। Also allowed to rent more land around कलकत्ता, जो इनको फरमान मिल गए, उससे इन्होंने क्या करा, जो एक तो एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, उसके अलावा क्या हुआ, इनको रेंट मोर लैंड अराउंड कलकत्ता के अराउंड ज्यादा लैंड रेंट कर सकते थे, वो कर रहे थे। फिर वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हैदराबाद, है ना, ये ऑलरेडी हैज राइट फॉर प्रीडेट्स, क्योंकि फरमान वही इनके पास आ गए। सूरत के अंदर इनको 10,000 रुपए जो थे एनुअली देना पड़ता था, और बाकी सारी ड्यूटी इनको माफ कर दी गई, या कोई ड्यूटी नहीं आप करो। तो और इनके जो सिक्के थे वो भी थ्रू आउट मुगल टेरिटरीज क्या थे, वैलिड थे। तो ये भी इनको बहुत ज्यादा क्या करा, बूस्ट करा।
इनको अच्छे से बूस्ट करा। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो जो रीजनल पॉलिटिक्स थी वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही थी, जितने भी गवर्नर थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताने लगे क्या भाई साहब हमें इंडिपेंडेंट हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सल्तनत चल रही है आप चलाओ, चल रही तो ठीक है, नहीं चले तो फाड़ में दो, वो सब चला। उसके बाद क्या हुआ, इन 1738 नादर शाह ने इन्वेड करा इंडिया को। इन 1738 इस टाइम पर मोहम्मद शाह रंगीला है जिसको इनकम्पिटेंट लीडर बोला जाता है, क्योंकि ये क्या अपने कोर्ट के अंदर इनके पास शराब और जो मदिरा और नाच गाना था वो सब चलता रहता था, इसीलिए इनको रंगीला का टाइटल मिला। तो उन्होंने क्या करा, इन्वेड किया, लाहौर को जीत लिया। 39 में बैटल ऑफ करनाल हुई, इसके अंदर क्या हुआ, मैसिव मुगल वॉर कैंप लगा, देखो 3 लाख का वॉर कैंप लगा, 75 सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, ठीक है, 75 सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, 3 लाख का वॉर कैंप लगा था, और इसको 3 घंटे में इसको हरा दिया गया नादर शाह की आर्मी ने, और 30,000 रेजिडेंट ऑफ दिल्ली को मार दिया गया बाय नादर शाह। तो नादर शाह टुक अवे द लेजेंडरी कोहिनूर डायमंड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, जो पीकॉक थ्रोन है उसी में लगा हुआ था, तो वो उसको थ्रोन को लेकर साथ ही साथ उसके साथ क्या हुआ, हीरो को भी ले गया। एंड नादर शाह गेन ऑल मुगल टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द इंडस, इंडस नदी के वेस्ट में जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब नादर शाह ने एक्वायर कर ली। अब 1747 से लेके 1767 तक मुगल एम्पायर इन्वेडेड बाय अहमद शाह अब्दाली, है ना, 1747 तक। अब 1748 में क्या हुआ, जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसको मरवा दिया गया, है ना। देखो जो अफेयर्स थे गवर्नमेंट्स के वो कौन चला रहा था, है ना, ये क्वीन मदर उधम बाई ये चला रही थी, इनका एक लवर था जावेद खान, उसके साथ मिलकर। तो ये जो रंगीला था इट वाज इनकॉम्पिटेंट, सो इनको मरवा दिया गया, मरी गए, नादर शाह ने मार दिया, है ना, सॉरी अहमद शाह अब्दाली ने आफ्टर द डेथ ऑफ नादर शाह क्या करा, इन्वेड करा मुगल एम्पायर को, और ये मोहम्मद शाह रंगीला इसमें उसको मार दिया गया, है ना। और ये इनकॉम्पिटेंट था उस टाइम पे, क्या हुआ, जो मदर उधम बाई थी वो सब चला रही थी अपने लवर के साथ मिलकर। इन 1754 जो फेरोज जंग III थे, ये क्या थे, द टीनेज ग्रैंडसन ऑफ निजाम उल मुल्क, ठीक है, कौन है निजाम उल मुल्क, वही आसफ जाह फर्स्ट, उनके क्या है टीनेज ग्रैंडसन। अब ये उड़ीसा के क्या थे, ही वाज आल्सो सॉरी असम के ये सूबेदार भी रह चुके हैं, और इन्होंने क्या करा ड्यूरिंग 1758-59 सन ऑफ जहंदर शाह, जो कि आलमगीर सेकंड था जो बैठा हुआ था मुगल गद्दी पे, पपेट किंग बनाया इसको, है ना, मेड पपेट किंग, फिरोज जंग III ने इसको पपेट किंग बनाया। जो ये थे मेड करा इन्हें, क्या नाम है, अहमद शाह अब्दाली ने, बट जो मेन अभी तक जो है राज है वो भी मुगल एम्पायर का, वो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। तो जो इनके पोते थे, क्या नाम, ग्रैंडसन थे निजाम उल मुल्क के, उन्होंने इसको पपेट किंग बनाया कि तू बैठ गद्दी पर बट राज हमारा होगा। एंड इन 1759 इन्होंने क्या करा, आलमगीर सेकंड को मरवा दिया। तो यहाँ पर मुगल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया 1759 में, थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो बचा होगा, बट दिस वाज द, है ना, मेजर एंड फॉर द मुगल एम्पायर। यहाँ पर मुगल एम्पायर पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो गया। सो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स, अब देखो इंडिया में अब तक क्या हो, फ्रेगमेंट में बटे हुए हैं सब कुछ, है ना, मुगल एम्पायर टूट रहा है, सब फ्रेगमेंट में बटे हुए हैं, है ना, मराठा आ गए, बंगाल के अंदर कुछ अलग चल रहा है। तो यही सब चीजें क्या है ना, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड पावर है। अब मराठा जब राइज करेंगे तो क्या होगा, पावर सेंट्रलाइज होना स्टार्ट होगा, है ना। तो ये सारी से मॉडर्न इंडिया में अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो क्या है, सारी स्टेट्स जो है वो मिलकर चला रही हैं, पूरा एक साथ मिलकर इंडिया को चला रही है। तो सेंट्रल अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ही है ना, तो एक साथ मिलकर। अब क्योंकि बंगाल में ट्रेड बहुत ज्यादा था, है ना, वहां पे इतना ज्यादा क्या नाम था, रिच था सब कुछ, तो जो, और बंगाल आज के बंगाल की बात नहीं हो रही है, पहले का जो बंगाल था उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेट मिले हुए थे। तो मराठास और बंगालीज जो थे उनने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है टू द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।